आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पेपर 1 के कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले कि हम अपना पहला एमसीक्यू करें, याद कर लेते हैं कि जब एसिड्स आयोनाइज होते हैं तो वो कॉन्जुगेट बेस प्रदान करते हैं। इसी तरह से ये भी एक लिस्ट है जिसमें कुछ और एसिड्स दिए हुए हैं जो कॉन्जुगेट बेस आयनाइजेशन के बाद प्रदान करते हैं। याद कर लेते हैं कि एसिड और बेस से संबंधित उनकी प्रबलता या दुर्बलता से संबंधित कुछ बातें। स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना प्रबल होगा कोई एसिड उतना ही दुर्बल होगा, वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस। यानी वीक अगर एसिड होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, वीक बेस होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। काफ़ी आसान है इस चीज़ को याद रखना। कर लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पूछा गया है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज़, ये 4 हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रबलतम संयुग्मी क्षार है वो हमें चुनना है। याद कर लेते हैं अपने इस फैक्ट को। वीकर द एसिड, जितना दुर्बल एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही प्रबल होगा। तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, तो हम इसको प्रोटोनेट करके इन चारों स्पीशीज़ को यहाँ पर हम उसके एसिड्स को लिख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि H2SO4 बनेगा SO4 2- से। उसी तरह से HNO3 बनेगा हमारे NO3- आयन से। इससे बनेगा एसिटिक एसिड, और H- से बनेगा H2। देखिए हमने सभी में H हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दिया है और हमको ये एसिड्स मिले हैं। हमें मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उस और H2 के कंपैरिजन में तो एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। इसकी एसिडिटी इन तीनों स्पीशीज़ से काफ़ी कम है, इस वजह से तो ये वीक एसिड है। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? H-। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमारा ऑप्शन है इसमें, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है कॉन्जुगेट विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनमें से पूछा है, और ये संयुग्मी क्षार जो है वो हमको दिया हुआ है, और वही बात है कि स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर द कॉन्जुगेट एसिड। तो हम इनके जो एसिड्स हैं प्रोटोनेट करके हम उनको लिस्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ इससे HF बनेगा, इसमें H2O बनेगा, NH3 इससे बनेगा, और CH4 यहाँ पर बनेगा। हमें मालूम है कि इनमें से जो एसिड है ये सबसे दुर्बल एसिड है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो है CH3-। तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वीक है एसिड इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें इनकी अम्लता को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है यहाँ पर CH3- विच इज़ ऑप्शन नंबर 4, और करेक्ट आंसर है वो। याद कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस का सॉल्वेंट्स के नज़रिए से, सॉल्वेंट सिस्टम के नज़रिए से क्या है। कोई भी अगर सॉल्वेंट हो और वो ऑटो आयोनाइज होकर वह सॉल्वेंट कैटायन देता है तो वो एसिड आयन माना जाएगा, और यदि कोई स्पीशीज़ उस सॉल्वेंट में उन्हीं सॉल्वेंट कैटायंस को आयनाइजेशन के द्वारा प्रदान करता है तो वो एसिड की तरह कार्य करता है। और उसी सॉल्वेंट में यदि कोई स्पीशीज़ सॉल्वेंट के द्वारा बने सॉल्वेंट एनायन या बेस एनायन को प्रदान करता है तो वो बेस की तरह कार्य करता है। आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि सॉल्वेंट का जो कैटायन होगा आयनाइजेशन होने पर, तो कोई भी स्पीशीज़ उसमें अगर सॉल्यूशन बन जाए तो सॉल्वेट हो जाए, तो जो कैटायन बनेगा तो वह कैटायन देगा अगर वो स्पीशीज़, तो वो एसिड की तरह कार्य करेगा। और अगर वह स्पीशीज़ सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन होने के बाद अगर वो एनायन देगा तो फिर वह एक बेस की तरह कार्य करेगा।
देख लेते हैं कि कुछ प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हैं। ये देखिए प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हैं और यहाँ ये नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हैं। अगर ये आयोनाइज होते हैं, जैसे कि वाटर अगर आयोनाइज होता है तो H3O प्लस, यानी कोई भी वाटर में अगर कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है और वो H प्लस देता है, वो एसिड की तरह कार्य करेगा। और वाटर का अगर आयनाइजेशन है OH माइनस एनायन की तरह प्रदान करता है, यानी कोई भी स्पीशीज से, फॉर एग्जांपल NaOH अगर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आयनाइज होगा तो OH माइनस देगा वाटर में, तो फिर वो बेस की तरह कार्य करेगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि N2O4 अगर ये आयोनाइज हो रहा है तो इसका आप देख सकते हैं NO प्लस जो कि कैटायन देगा। तो इसके अंदर अगर कोई भी स्पीशीज डिसॉल्व हो रहा है और NO प्लस आयन देता है तो वो एसिड की तरह कार्य करेगा। और अगर वह NO3 माइनस आयन देता है यानी एनायन देता है इस सॉल्वेंट का, तो वो एक बेस की तरह कार्य करेगा। कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। देखिए अगर वाटर सॉल्वेंट है और उसमें हमने HCl और NaOH लिया है, तो क्योंकि वाटर जब आयोनाइज होता है तो H प्लस देता है और यानी H3O प्लस देता है और OH माइनस देता है। यहाँ पर जो NaOH है वो OH माइनस देता है, तो ये जो एनायन है ये भी उसी सॉल्वेंट का एनायन दे रहा है, तो उसका मतलब है ये बेस की तरह कार्य कर रहा है। HCl जो है H3O प्लस देगा वाटर में डिज़ोल्व होकर, आयनाइज होकर, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी सेल्फ आयनाइजेशन से H3O प्लस आयन देगा, तो उसका मतलब ये भी H3O प्लस दे रहा है वाटर में, और वाटर खुद भी H3O प्लस सेल्फ आयनाइजेशन से उसका माना जाता है कि दे रहा है, तो उसका मतलब ये एसिड की तरह कार्य करेगा। हम देख लेते हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ये एसिड है ये बेस है, तो हमें सॉल्ट मिलेगा, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट देते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो फिर बनता है सॉल्ट और सॉल्वेंट। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए N2O4 इसमें इस सॉल्वेंट में यदि हमने NOCl लिया है तो NOCl NO प्लस देगा, इसीलिए वो एसिड की तरह कार्य कर रहा है, और NaNO3 माइनस आयन देगा, इसीलिए वो बेस की तरह कार्य कर रहा है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये देंगे सॉल्ट NaCl, और N2O4 यानी सॉल्वेंट देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था इन दोनों पर सॉल्वेंट मिलता है। और यहाँ से भी इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं एसिड और बेस में, बेस का आपस में और सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो N2O4 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमें जो नेक्स्ट सेकंड स्पीशीज मिलेगी वो N2O4 दैट इज सॉल्वेंट ही हमें उत्पाद के रूप में मिलेगी। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। एक और फैक्ट याद कर लेते हैं कि ये कुछ स्पीशीज़ हमें दिए हुए हैं और इनके आयनिक प्रोडक्ट हैं। आयनिक प्रोडक्ट का मान जितना अधिक होगा वो उतना आसानी से आयनाइज होने वाला स्पीशीज़ माना जाएगा। जैसे कि H2O है, उसका आयनिक प्रोडक्ट है का रेंज है 10⁻⁴ जो कि कम है किसके कंपैरिजन में, H2SO4 के कंपैरिजन में, जिसका आयनिक प्रोडक्ट है 10⁻⁴। तो अगर H2SO4 और वाटर को आपस में मिलाया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, तो H2SO4 जो है वो प्रोटॉन दाता यानी एसिड का कार्य करेगा, क्योंकि उसका आयनाइजेशन आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है और वाटर का उससे कम है। इसी प्रकार से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड को लेते हैं तो ये प्रोटॉन दाता होगा, क्योंकि इसका आयन प्रोडक्ट जो है वो हाई है। ये आसानी से H प्लस देगा और CH3COOH प्रोटॉन को लेगा, क्योंकि उसका आयन प्रोडक्ट जो है वो उसका मान जो है वो कम है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें पूछा है सही कथन का चयन कीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन लिक्विड अमोनियम
लिक्विड अमोनिया में एमोनियम सॉल्ट्स एक्ट एज बेसिस। तो ये है लिक्विड अमोनिया, उसका आयनाइजेशन होता है NH4+ यानी कैटायनिक स्पीशीज़, यानी ये एसिड आयन की तरह कार्य कर रहा है या नेगेटिव आयन है तो ये बेस की तरह कार्य कर रहा है। इन्होंने पूछा है कि एमोनियम सॉल्ट लिक्विड अमोनिया में बेस की तरह कार्य करते हैं, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एमोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो NH4 आयन देंगे अमोनिया में और वो एक एसिडिक आयन है। उसी तरह से यानी ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। इन लिक्विड अमोनिया NaNH2 एक्ट्स एज एन एसिड। NaNH2 कौन सा आयन देगा? NH2- आयन देगा लिक्विड अमोनिया में आयनाइज होने पर। तो NH2- यानी एनायन देगा, यानी ये बेस की तरह कार्य करेगा, ना कि एसिड की तरह। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा इन्होंने पूछा, अब कहा है इन लिक्विड N2O4। देखिए लिक्विड N2O4 नाइट्रेट्स एक्ट एज एसिड। नाइट्रेट क्या देंगे? आयन। नाइट्रेट देंगे NO3-। NO3- देंगे तो वो बेस की तरह कार्य करेंगे, ना कि एसिड की तरह। तो इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि N2O4 में जो आयनाइज होता है वो NO+ और NO3- आयन देता है, जो कि एक बेस आयन है। सो उसका मतलब एसिड की तरह जो कार्य करने वाला इन्होंने बोला हुआ है स्टेटमेंट नंबर 3 में, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इन H2SO4 एसिटिक एसिड बिहेव्स एज अ बेस। H2SO4 में CH3COOH जो है वह बेस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसका आयन प्रोडक्ट है कम और H2SO4 का आयनिक प्रोडक्ट है ज़्यादा, इसलिए वो आयनाइज होकर एसिटिक एसिड को प्रोटॉन देगा और एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, जबकि एसिटिक एसिड एक बेस की तरह कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है आंसर इज नंबर 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। याद कर लेते हैं सॉफ्ट और हार्ड एसिड्स किन्हें कहते हैं। देखिए, अगर साइज ऑफ द स्पीशीज़ बड़ा है और लगभग न्यूट्रल है तो वो सॉफ्ट स्पीशीज़ कहा जाएगा। और इसी तरह से अगर स्मॉल साइज़ है और चार्ज उसका हाई है तो उसको हार्ड स्पीशीज़ कहा जाएगा। उसको देखिए, स्मॉल है और ज़्यादा चार्ज है तो उसको हार्ड स्पीशीज़ कहा जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस, इसी तरह से सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस के एग्जांपल्स हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे H+ जो है वो हार्ड एसिड है और सॉफ्ट बेस है H-। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि NH3 OH-, Cl- इत्यादि R2O, ये सारे जो क्या है ये हैं हार्ड बेसिस। और उसी तरह से हम देख सकते हैं कि CN-, COI- इत्यादि जो हैं वो हैं सॉफ्ट बेसिस। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्ट द पेयर ऑफ सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस पूछा गया है। हमें मालूम है कि OH-, NO3- और NH3 जो हैं ये हार्ड बेसिस हैं, इसलिए यहाँ जो ये ऑप्शन नंबर 2 है यही सॉफ्ट बेस का पेयर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following with which of the following Ag forms more stable complex? तो सिल्वर आयन हमको दिया हुआ है और हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स सिल्वर किसके साथ बनाएगा। देखिए, हार्ड एसिड्स प्रेफर टू बाइंड विथ हार्ड बेसिस। जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस की तरह के साथ ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेसिस के साथ ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। सिल्वर को ले लेते हैं। सिल्वर कहाँ आता है? सिल्वर देखिए सॉफ्ट एसिड में आता है और हमें ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें जो CN है वही है जो सॉफ्ट बेस में आता है और बाकी जो है F-, Cl- और NH3 ये हार्ड बेसिस हैं। तो इसके साथ Ag स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट स्पीशीज़ के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
द ग्रुप ऑफ सॉफ्ट बेसिस, फिर दोबारा हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये ध्यान दीजिए कि 2016 एक ही साल में इतने सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस से पूछे गए हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने इससे पहले अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें भी देखा है कि जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। और आप हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस के एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा याद रखिएगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। विच कॉम्बिनेशन इज़ मोस्ट स्टेबल, इन्होंने पूछा है कि NAI, KI, RBI, CSI, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इन सब में जो कॉमन है दैट इज़ आयोडाइड, आयन, इन सब में कॉमन है। तो जो वेरिएशन होगा वो इन कैटायन की वजह से होगा। हमें मालूम है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में। और हम हमें ये भी मालूम है कि अगर हमने एनायन का साइज़ हमने अगर मान लो फिक्स कर लिया है, तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक, आयनिक प्रवृत्ति जो आएगी या प्रकृति आएगी वो लार्ज कैटायन, यानी कैटायन का साइज़ अगर बड़ा हो तो आयनिक होगा, वो कंपाउंड अधिक आयनिक होगा। इन सभी में अगर हम देखें, क्योंकि एनायन का साइज़ सेम है, तो कैटायन के साइज़ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइज़ है वो इन चारों में सीज़ियम का है। तो जो इसमें मोस्ट स्टेबल यानी इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक आयनिक प्रवृत्ति होगी वो सीज़ियम की होगी। और नंबर 4 ऑप्शन सीज़ियम इज़ द करेक्ट आंसर, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके अंदर। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के ऊपर हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या है वो याद कर लेते हैं या देख लेते हैं या अपने ध्यान में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस कलर से दिया हुआ है ये सारे हार्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एसिड के लिए हो चाहे वो बेसिस के लिए हो। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट स्पीशीज़, सॉफ्ट एसिड को इन्होंने ब्लू से दिखाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर सॉफ्ट बेसिस को भी ब्लू कलर से, नीले रंग से दिखाया हुआ है। और इंटरमीडिएट को जो है इन दोनों के बीच के रंग यानी येलो कलर से दिखाया हुआ है सॉफ्ट इंटरमीडिएट स्पीशीज़ को, चाहे वो एसिड्स हों चाहे वो बेस हों। तो हार्ड यानी ये रेडिश कलर वाला, लाल जैसे रंग के वाला, और जो सॉफ्ट है वो नीले जैसे रंग के द्वारा दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रुप ऑफ सॉफ्ट एसिड्स। तो सॉफ्ट एसिड्स जो हैं, देखिए सिल्वर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन, सिल्वर और कॉपर के ऊपर सॉफ्ट एसिड को जब हम चुनते हैं उसमें इसको पूछा गया है। हमें मालूम है कि ये जो स्पीशीज़ हैं और ये स्पीशीज़ हैं ये हार्ड एसिड्स में आता है, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल की पोजीशन से देख लिया था। ये इंटरमीडिएट के आसपास आते हैं, और ये जो हैं स्पीशीज़ ये सॉफ्ट एसिड्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और जो हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस हैं उनके पीरियोडिक टेबल की पोजीशन को देखकर भी आप इनके ये एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। इसके अलावा इन एग्जांपल्स को वैसे भी आप थोड़ा याद रखें तो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।